नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। विज्ञान पत्रिका द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में नए ग्रह की खोज के बारे में बताया गया है। खोजा गया नया ग्रह HD 142666 नाम का यह एक तारा है। सौरमंडल के बाहर खोजे गए इस नए ग्रह को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खोजा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। आजकल तो हम सब अपने स्मार्टफोन में गूगल असिस्टेंट जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ChatGPT इंटरनेट पर तूफ़ान ला दिया है। इसे OpenAI कंपनी ने बनाया है। ChatGPT भाषा को समझने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, यानी आप इसके साथ बातचीत कर सकते हैं। यह ऐसा ही उत्तर देता है जैसे किसी मानव द्वारा दिया जाता है, जिसके चलते गूगल ने अलर्ट जारी किया है, क्योंकि यह गूगल की तरह एक सवाल के कई उत्तर नहीं देता है, बल्कि एक उत्तर देता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गूगल ने AI आधारित बार्ड लॉन्च करने की बात कही है और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में बार्ड हम यूज कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्स में केवल मनुष्य ही है जिसे प्रकृति द्वारा दिमाग के साथ उसे सही तरीके से यूज करने की कुशलता प्रदान की गई है। मनुष्य आज अपनी बुद्धि व कुशलता से कहां पहुंच गया, जैसे आदि मानव की जिंदगी में अंतरिक्ष में कदम रखना। मनुष्य ने इसी बुद्धि के द्वारा कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन जैसे अनेक आविष्कार किए, जिसके कारण हम मनुष्य को एक नई दिशा मिली है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतनी तरक्की की कि उसी की तरह सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन, रोबोट आदि के बारे में सोच रहा है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने की क्षमता रखता हो। इसी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाली मशीन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बारे में अभी लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, जहाँ कृत्रिम का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ और बुद्धिमत्ता का मतलब है इंटेलिजेंस, यानी सोचने की शक्ति। आमतौर पर हम मानव की इंटेलिजेंस को ही समझते हैं, लेकिन जब यह मशीन द्वारा बनाया है तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। AI एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत कंप्यूटर, रोबोट या मशीनों को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वह मनुष्य की तरह काम करने लगे। यानी हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि AI में कंप्यूटर या मशीन द्वारा मानव के दिमाग की नकल करने की शक्ति होती है, जिसमें सीखना, वस्तुओं को पहचानना, भाषा को समझना, रिएक्शन देना, समस्याओं को हल करने जैसे कार्य शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो ऐसी मशीनों को विकसित कर रही है जो इंसान की तरह सोच सके और कार्य कर सके। जब हम किसी कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं जो मनुष्य के दिमाग की तरह कार्य कर सके, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी जब हम किसी मशीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट करते हैं कि वह एक मनुष्य की तरह काम कर सके, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। AI का आसान मतलब होता है कंप्यूटर या मशीन को एक दिमाग दे देना। जिस तरह हम बच्चों को सिखाते हैं
ऐसे ही हम मशीन सिस्टम को डेटा देकर कुछ सिखाते हैं। नॉर्मल तकनीक और एआई तकनीक में यही अंतर है कि नॉर्मल तकनीक में जितना हम डेटा डालते हैं हमें वैसा ही डेटा मिलता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पर हमने जिस फ़ोल्डर में कोई फ़ाइल सेव की तो हम उसी फ़ोल्डर में फ़ाइल को ले सकते हैं। लेकिन एआई तकनीक में जितना डेटा आएगा ये उतनी ही बेहतर होती जाएगी। एआई दो तरह से काम करता है, पहला जनरल एआई और दूसरा नैरो एआई। जनरल एआई वो एआई होता है जो मनुष्य की तरह बहुत सारे काम कर सकती है, जबकि नैरो एआई की बात करें तो यह पर्टिकुलर एक काम करती है। जैसे टेस्ला की कार यह जिस तरह से अमेरिका में काम करेगी उसी तरह यह भारत में काम नहीं करेगी। आज लगभग हमारे पास नैरो एआई है जिसको हम हर जगह यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ये बात चर्चा का विषय बन गया है कि क्या एआई आपकी नौकरी खतरे में डाल सकता है। यह सवाल उठना भी सामान्य बात है, क्योंकि कई कंपनियां चैट बॉक्स में उतर आई है। जिस तरह से तकनीकी जितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कंप्यूटर साइंटिस्ट डॉक्टर जेफरी हिंटन, जिनको एआई का जनक माना जाता है, उन्होंने कहा है कि एआई मानव के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हिंटन डीप लर्निंग को लेकर रिसर्च की थी। इसी रिसर्च के द्वारा चैट जीपीटी एआई जैसे सिस्टम का जन्म हुआ। हिंटन ने कहा है कि उन्हें अफसोस है कि वे इस रिसर्च से जुड़े थे, क्योंकि एआई तकनीक की वजह से इंटरनेट पर गलत खबरों अफवाहों की भरमार हो चुकी है। एलन मस्क से लेकर सुंदर पिचाई तक इसको लेकर अंदेशा जता चुके हैं। कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह आने वाले समय में आदमी के दिमाग को भी पीछे छोड़ देगा। एआई की वजह से कौन सी नौकरियां खतरे में हैं? दरअसल माना जा रहा है कि एआई के कारण लगभग 30 करोड़ नौकरियों का खतरा हो सकता है और 46% प्रशासनिक कार्य एआई निपटा सकता है और 44% कानूनी कामकाज भी एआई निपटा सकता है। लेकिन श्रम से जुड़े काम केवल 6% ही एआई कर सकता है। हम कह सकते हैं कि लेबर में नौकरियों का कम खतरा है। इससे कलाकारों को भी नुकसान हो सकता है। या आर्ट प्ले कर सकता है, गाने लिख सकता है, किसी कलाकार के स्टेप कुछ सेकंडों में कॉपी कर सकता है, लेखकों पत्रकारों का भी काम कर सकता है। यदि रिसर्च के अनुसार हम देखेंगे कि तकनीक जिस तरह साल 1980 से लेकर अब तक तरक्की कर रही है, उससे नौकरियों के मिलने के बजाय नौकरियों से हटने का मौका ज़्यादा आ रहे हैं। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इससे एक तरह की औद्योगिक क्रांति आ सकती है। कई देश एआई को लेकर उत्साहित हैं, जैसे यूके इसे लेकर बड़ा निवेश करने की बात कर रहे हैं। यूके का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि भारत एआई के मामले में वैश्विक हब बने, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि यह देश की सामूहिक जिम्मेदारी होगी कि वे एआई के दुरुपयोग से बचें। एआई से कैसे बचाएं अपनी जॉब? एआई से अपनी जॉब बचाने के लिए सबसे पहले तो आपको एआई के साथ ही आना होगा। हमें जल्दी सीखने की आदत बनानी होगी, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी से बदल रही है। अपने काम में एआई का यूज कैसे करना है इसको समझना होगा। कोड को समझना, भले ही चैट जीपीटी जैसे टूल कोड को लिख सकते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए इंसान की ही ज़रूरत होगी। तकनीक को अपनाना होगा। एआई सब काम कर सकता है, लेकिन यह कॉमन सेंस नहीं होगा, भावना नहीं होती है, इसको असल दुनिया की समझ नहीं है। इसलिए एआई को एक अवसर समझकर इसको अपने काम की ओर को और आगे बढ़ा सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमानों
बुद्धि की जगह ले सकती है? क्यों महत्वपूर्ण और कैसे काम करता है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यह इंटेलिजेंस की पावर होती है कि यह हम मनुष्यों के अंदर कुछ देखकर, कुछ सुनकर बढ़ती है। हम यह सोच सकते हैं कि हमें उसके जैसा कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक उसी तरह भी कंप्यूटर के अंदर एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है, जिसके ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जो उन्हीं तर्कों के आधार पर चलता है जिस आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। कंप्यूटर साइंस के कुछ वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिकल्पना दुनिया के सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट के द्वारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर कंट्रोल मशीन बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है जो इंसानों की तरह सोच सके। मानव सोचने, याद रखने, एनालाइज करने का काम भी कंप्यूटर यंत्र से कराना चाहता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च किया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। यह सिस्टम में अपने अनुभव से अपने आप ही सीखने व खुद को इम्प्रूव करने की क्षमता रखता है। इसमें प्राथमिक महत्व कंप्यूटर को इंसान के बिना ही सीखने की अनुमति देना होता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम के डेवलपमेंट पर फोकस करता है, जो डाटा को एक्सेस कर सके, उसमें अपने आप सीख सके। जिस तरह मनुष्य अपने अनुभव से अपनी क्षमता, स्किल को बेहतर करते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम भी, जिसके ज़रिए मशीन भी सीखने का काम कर सकती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास: जब मनुष्य कंप्यूटर की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब मनुष्य को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई इंसानी मशीनों की तरह सोच सकता है। इस सोच से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की बात शुरू हुई। इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था, एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता रखता हो। जॉन मैकर्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का सबसे पहले बार इस्तेमाल किया। यह अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1956 में एक सम्मेलन, द डार्टमाउथ समर्स रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया विषय नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा दशकों से हो रही है। मैट्रिक्स, रोबोट, टर्मिनेटर जैसी फिल्मों का आधार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, जहां रोबोट को बताया गया है कि वह भी इंसानों की तरह सोचता है। फिर बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर की स्थापना कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी व मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण के वक्त कई चुनौतियां भी थी, जैसे ऐसी मशीन जो खुद से किसी कार्य को सीखे, किसी समस्याओं को कुशलता से हल कर सके। 1957 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पहली सफलता तब मिली जब न्यूएल और साइमन द्वारा एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर नामक नोबेल प्रोग्राम बनाया गया, जो वाइनर के फीडबैक सिद्धांत का विस्तार था, जिसमें सामान्य ज्ञान की समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान किया जा सकता था। लेकिन 1958 में जॉन मैकर्थी द्वारा लिस्प लैंग्वेज का विकास किया गया, जिससे कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चरों द्वारा अपनाया गया और जो आज भी इसका यूज किया जाता है। जापान ने सबसे पहले 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना बनाई। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अन्य देशों ने भी इस पर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नामक एक प्रोजेक्ट बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोकप्रियता बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, जो आज ऐसा विषय बन गया है जिसकी टेक्नोलॉजी बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी चर्चा हो रही है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्योरली रिएक्टिव, दूसरा लिमिटेड मेमोरी, तीसरा ब्रेन थ्योरी और चौथा सेल्फ कॉन्शस। प्योरली रिएक्टिव, इसमें एक्शन के जवाब में रिएक्शन होता है, जैसे डीप ब्लू चेस प्रोग्राम ने 1990 के दशक में शतरंज के बहुत सारे खिलाड़ियों को हरा दिया था। लिमिटेड मेमोरी एआई अपने पुराने अनुभवों को याद रख सकती है, जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में कर सकती है, क्योंकि इसमें ऐसी मशीनों को रखा जाता है जिसमें कम मेमोरी होती है, जैसे टेस्ला कार, सेल्फ ड्राइविंग कार। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कम मेमोरी होने के कारण यह लंबे समय तक डाटा को स्टोर नहीं रख सकती। ब्रेन थ्योरी एआई, इसका इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि जिस तरह से मनुष्य सोच समझ सके। कुछ हद तक इसमें सफलता मिली है, लेकिन अभी कई ऐसी मशीनें नहीं बनी जो मानव के दिमाग को